हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्लास 10th के सब्जेक्ट गणित के 7 अति महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने लिया है इस जो है इस अध्याय में है। कौन कौन से अध्याय में यहाँ देख सकते हैं, अध्याय नंबर 4, 5, 6 और 7। ये 4 अध्याय से मैंने अति महत्वपूर्ण 7 सवाल को यहाँ लिया है, जिसको मैं आपको पूरा हल करके दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो सवाल हैं उसको सिस्टमेटिक कैसे हल करोगे, और आप सीख भी जाओगे कि इन 7 सवाल को कैसे आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, कैसे हल करना है, ये पूरी बातें आप सीख जाओगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और हमारी ये 2 महत्वपूर्ण चैनल है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। एक है शिक्षा संगवारी और दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा सूत्र। तो सभी स्टूडेंट से हम कहना चाहेंगे कि हमारे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आपके क्लास से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो मैं आपको जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आपको प्रोवाइड कराने का मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल से जितना भी हेल्पफुल वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आप ये 7 महत्वपूर्ण सवाल को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी अपने स्टूडेंट को कहूँगा कि जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म है सभी जगह हमारे इस वीडियो को शेयर कर दो। यहाँ 7 अति महत्वपूर्ण सवाल को हम हल करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बुक हैं ना, उसी से हम लोगों ने इस सवाल को लिया है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको अंत तक जरूर देखना है इस वीडियो को। देखो 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे डील करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक मिनट, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग कितना है, 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे सवाल में हमको क्या करना पड़ता है कि माना ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का ना तो यहाँ पहला पद पता है ना तो हमको सार्वंतर पता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माना प्रथम पद कितना है, a है, और सार्वंतर कितना है, d है। ठीक, अब हमको यहाँ पे जो संबंध दिया है, तो संबंध किस में दिया है, 12वां पद। क्वेश्चन देखो 12वां पद और 5वें पद में दिया है। तो सबसे पहली बात, हम an वाला जो सूत्र है, nवें पद का सूत्र लगा करके हम 12वां पद और 5वें पद का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12वां पद को मैं कैसे लिखूंगा, a12 लिखूंगा, और 5वें पद को कैसे लिखूंगा, a5। तो सूत्र में मान रखेंगे तो a12 इज इक्वल टू a प्लस 12 ऋण 1 गुणा d। तो आपका माना जाएगा कि यहाँ पे a12 इज इक्वल टू a धन 11d। इसी प्रकार a5 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a धन 5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा क्या, एक और समीकरण a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। क्लियर, इन दोनों को एक एक समीकरण दे देते हैं, इनका हो सकता है यूज है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं वापस प्रश्न में कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन तो दिया होगा जिससे हमारा ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पता चला क्या कि पहला कंडीशन तो ये है कि 12वां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। सबसे पहले प्रश्नानुसार देखा तो शर्त यही है। पहला शर्त जो दिया है वो दिया क्या है, देखो पहला शर्त दिया है कि 12वां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो हम लोगों ने लिख दिया ऐसा। उसके हिसाब से देखो दूसरा शर्त जो दिया है, दूसरा शर्त, ठीक है, उसमें देखो ध्यान से 5वां पद और जो 12वें पद का प्रश्न में ही दिया है, हमने कोई नहीं कहा कि दोनों पदों का योग कितना है, 36 है। तो 5वें पद और 12वें पद को जोड़ने पे आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, तो 2 शर्त दिए, दोनों शर्त के हम लोग हिसाब से इनको हल करते जाते हैं दोनों शर्त को, और कुछ ना कुछ हमको फिर एक ऐसा मान मिलेगा जहां से हम mवां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं शर्त नंबर फर्स्ट को, पहले शर्त को। पहला शर्त क्या कहता है, प्रश्नानुसार जो शर्त पहला है, ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ अप्लाई कर दिया कि 12वां पद जो है बराबर है किसके, 5वें पद और धन 14 के। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने मान डाल दिया, यहाँ 12वें पद का मान, यहाँ 5वें पद का मान और धन 14 कर दिया। यहाँ पे देखो a और a दोनों पदों में, दोनों पक्षों में क्या है, समान है। तो a और a कैंसिल हो गया सीधा। 11d बराबर हमको क्या मिला, 11d बराबर 4d धन 14 मिला। अब 4d को इधर पक्षांतर कर दिए, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 4d हो जाएगा। तो 11d ऋण 4d बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पे 11 में से 4 घटा दिए, 11 माइनस 4 कर दिए, कितना आया, 7d आ गया, 7d। और 7d बराबर कितना हो गया,
14। अब डी का मान यहाँ से निकाल सकते हो, 7 को इधर पक्षांतर कर दो, बटे में आ जाएगा तो 14/7, तो डी का मान आपको मिल जाएगा कितना 2। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखें दूसरा शर्त जो कहता है क्या A5 + A12 दोनों को जोड़ने पे 36 आता है। हाँ अब इसी पे भी मान रखते हैं, देखो A5 का मान रख दिया A + 4D और A12 का मान रख दिया A + 11D, दोनों का मान अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है 36 आता है 36। तो क्या हो जाएगा A और A जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2A और 4D और 11D कितना हो जाएगा 15D। समझ रहे हो बात को, 4D और 11D कितना हो जाएगा 15D बराबर कितना होगा 36। अब D का मान चूंकि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, देखो यहाँ D का मान निकाल चुके हैं, तो D बराबर 2 रखने पर जैसे D बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2A धन 15 गुणा D कर दे, 15 गुणा D था, क्या करेंगे 15 गुणा 2 कर देंगे बराबर कितना होगा 36। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, इधर 30 को पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 30 हो जाएगा और 36 ऋण 30 हो जाएगा, 2A बराबर 36 ऋण 30, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ आया सभी बच्चों को। ठीक, अब अगर आप यहाँ से देखो तो A का मान निकाल सकते हो, A का मान पक्षांतर करो तो कितना हो जाएगा 6 बटे ये 6 है, ठीक है 06 लिख दिया मैं, तो 6 बटे कितना है ये 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ आ गया। अब आपको ए का मान भी पता चल गया और डी का मान भी पता चल गया, डी और ए दोनों अगर आपको पता है तो एमुआ पद आप निकाल सकते हो। एमुआ क्या, कोई भी पद आप निकाल सकते हो समांतर श्रेणी में। तो एमुआ पद का सूत्र लगा दो बस फटाफट से, क्या करो एमुआ पद का सूत्र क्या होगा, एमुआ पद बराबर A + m-1 × D। ठीक, अब यहाँ A का मान और D का मान रख दो भाई, A तथा D का मान रखने पर A का मान कितना है, A का मान है 3 और D का मान कितना है 2, रख दो। तो यहाँ पे देखो एमुआ पद बराबर क्या हो जाएगा 3 धन m-1 × 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखो am बराबर क्या हो जाएगा 3 धन 2 का गुणा करेंगे तो 2m ऋण 2 एकम 2, तो 3 धन 2m ऋण 2। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ये कैंसिल, ये कटा इसको काट देना भाई। ठीक है, तो 3 धन क्या मिलेगा 2m ऋण 2। अब 3 में से ऋण 2 कर दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपको एमुआ पद मिलेगा am बराबर 1 धन 2m, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2m धन 1, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा मैं यहाँ फास्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, देखो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी 8 15 22 डैश 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 का अंतिम पद कितना है 218, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल एकदम इजी तरीके से हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आपको क्या दिया है, समांतर श्रेणी दे दिया है। तो सबसे पहले अगर हम हल करना स्टार्ट करें इसको, ठीक है चलो हल करते हैं। देखो ध्यान से कैसे हल करना है, तो जो समांतर श्रेणी दिया है उसे लिख लिया करो भाई। समांतर श्रेणी क्या दिया है, तो समांतर श्रेणी आपको क्या दिया हुआ है, लिख लो 8 15 22 और डैश 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 कर दो, और अंतिम पद देखो, अंतिम पद कितना दिया है 218, आपने लिख दिया 218। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रथम पद कौन है, प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद है 8, सार्वत्रिक डी निकाल सकते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं, तो 15 ऋण 8 कितना हो जाएगा, आ जाएगा कितना 7। ठीक, अब देखो अंतिम पद, देखो अंतिम पद, ये अंतिम पद कौन सा यहाँ दिख रहा है क्या, 10वां है क्या, 20वां है क्या, कुछ कह सकते हो क्या, नहीं ना, तो हम इसको कह देते हैं ये जो 218 है वो क्या है, एनवां पद है, अंतिम पद है भाई। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, एनवां पद कह दिया। an बराबर कितना हो गया, लिख दिया हमने कितना 218। यहाँ तक का बात क्लियर हुआ, कैसे सर ने यहाँ क्या क्या चीज़ लिया, क्लियर हुआ ना सभी लोगों को। अच्छा ठीक है, चलें आगे। हमको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n का मान ज्ञात करना है कि कुल कितने पद है वो ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, चलो अब देखो क्योंकि हमको एनवा पद दिया है हम वही सूत्र लगाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि एनवा पद an बराबर a धन n माइनस या n ऋण 1 गुणा क्या होता है d। ठीक, इसी पे बस हल कर देना है आपको। एनवा पद आपको दिया है an, एनवा पद कितना दिया है 218, तो ये मान रख दिया आपने 218। a पहला पद कितना दिया है 8 धन n का मान कितना है, n का मान आपको ज्ञात करना है, तो n ऋण 1 और क्या हो जाएगा ये d का मान आपको पता है कि d का मान कितना है 7। ठीक, अब आगे हल कर लो, ये हो जाएगा 218 बराबर 8 धन 7 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7n ऋण क्या हो जाएगा 7 एकम 7। क्लियर, अब यहाँ आप हल कर सकते हो, देखो कैसे हल कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा देखो 8 में से 7 घटा दो, 8 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 धन क्या हो जाएगा 7n बराबर कितना होगा 218। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इस एक को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 7n अपने जगह में रहेगा, 7n 7n, चलो ये दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ तो 7n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 218 में से एक उधर पक्षांतर कर दिए तो हो जाएगा 218 ऋण 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे और हल करें तो 7n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 217। क्लियर हुआ,
सभी लोगों को। अब क्या करो, n का मान हमको निकालना था तो n यहीं रखो, ये 7 को उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 217 बटे क्या हो जाएगा 7। ठीक, और आगे देखो हल करने का कोशिश करो, इसको कटाने का। ठीक है, तो 2 7 तिया 21 कटा दो, ये 21 हो गया, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 तिया 21, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर 31 आएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ आया। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो अतः उत्तर करके क्या लिख सकते हो, उत्तर अतः पदों की संख्या कितनी होगी, अतः पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या जो होगी वो कितना होगा यहाँ 31। क्लियर हुआ, तो पदों की संख्या 31 होगी, याद रखना। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब आप जो है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आपको दिया है थर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। देखो आपको क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध करना है कि ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बटे क्या हो जाएगा बी डी। ये आपको सिद्ध करना है। अगर हम इसको हल करें, देखो ध्यान से, तो हल कैसे करेंगे, देखो a अनुपात b और c अनुपात d जो दिया है उसी को देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये दिया है, हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया है। क्लियर, अब ऐसा दिया है तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं क्या, a बटे b बराबर होगा किसके, c बटे d के। ठीक, तो के नियम क्या कहता है, के नियम से के नियम लगाना है आपको। तो के नियम क्या कहता है कि जो भी अनुपात दिया अगर वो बराबर है तो उसको बराबर क्या मान लो, के मान लो। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a बटे b बराबर c बटे d, ये दोनों बराबर होंगे किसके, के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a बटे b बराबर k होगा तथा c बटे d बराबर भी क्या होगा, k होगा। क्लियर हुआ क्या, सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखें, तो यहाँ a का मान आप निकाल सकते हो, a का मान निकालोगे तो b का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू बी। यहाँ से c का मान निकाल सकते हो क्या, c बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू डी। यहाँ तक समझ आया, a का भी मान निकल गया, आपको c का मान इसको डब्बे में बंद करके रख देते हैं भाई बॉक्स में, इसका यूज़ आ सकता है, इसका उपयोग हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे हमको क्या करना है, काम क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसको जो बाएं पक्ष में दिख रहा है, ये एक समीकरण जैसा दिख रहा है, ये बाएं पक्ष में जो दिख रहा है उसको दाएं पक्ष के बराबर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले बायां पक्ष को ले लेते हैं और दायां पक्ष, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बायां पक्ष जो हमको दिया है उसको देखते हैं। ध्यान से देखो, मैं ऐसा लिखता हूँ, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को हमको क्योंकि बराबर करना है तो पहले हम ले लेते हैं बाएं पक्ष को। ठीक है, बायां पक्ष क्या है देखते हैं, बायां पक्ष जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष क्या दिया है, a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग। ठीक, अब इसमें देखो यही है, अब इसका मान डालते हैं। a का मान हमारे पास है क्या, के बी, हाँ ठीक है, डाल देते हैं भाई, के बी पूरे का वर्ग धन c का मान भी हमारे पास है क्या, के डी पूरे का वर्ग, क्योंकि c का वर्ग बोला था, बटे में क्या हो जाएगा, b का वर्ग धन d का वर्ग। आगे देखेंगे तो इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा k का वर्ग और b का वर्ग धन k का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा, d का वर्ग। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, b का वर्ग धन d का वर्ग। क्लियर हुआ, यहाँ से दोनों में ऊपर देखो अंश में k का वर्ग है तो k का वर्ग उभयनिष्ठ ले लो, अंदर क्या बचेगा, b का वर्ग धन d का वर्ग, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे हर में, b का वर्ग धन d का वर्ग। हर में तो सेम रहेगा, यहाँ आप देखो अंश और हर में b का वर्ग धन d का वर्ग, b का वर्ग धन d का वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, तो k का वर्ग हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमने देखो पूरा हल किया तो a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग जो है इसको हल किया तो आंसर आया k का वर्ग। ये रहा बायां पक्ष। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं दाएं पक्ष को। क्लियर हुआ, अब देखो दायां पक्ष को देखते हैं, तो दायां पक्ष क्या होगा, दायां पक्ष जिसको हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड, इसको अगर मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड जो दिया है क्या दिया है, AC बटे BD। ठीक, जहाँ जिसका मान है बस वही डालो आप, A का मान पता है आपको KB, ठीक है, और C का मान पता है कितना, KD,
और बी और डी के बारे में कुछ नहीं पता तो बी और डी को बी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब के और के का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा के का वर्ग, और बी और डी का अगर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी। अब यहाँ पे नीचे में भी बी डी, ऊपर भी बी डी, अंश और हर में बी डी कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया क्या, के का वर्ग। तो ये आया ए सी बटे बी डी का मान, ये भी आया क्या, के का वर्ग। अब देखो दोनों पक्षों में बायां पक्ष भी क्या आया, आपके बराबर आया किसके, यहाँ पे देखो बायां पक्ष आपने हल किया और आया के का वर्ग, दायां पक्ष भी आपने हल किया और बराबर आया किसके, के वर्ग के। अतः आप क्या कह सकते हो, नीचे लिखना, फिर उसके बाद बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को आप चाहो तो ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लिख रहे हो, अच्छे से हल कर रहे हो, तो बोर्ड में भी आपको अगर पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आप ऐसा काम बिल्कुल कर सकते हो। आपने इसको बॉक्स में बंद कर लिया, बायां पक्ष आपका क्लियर दिख रहा है, दायां पक्ष भी दिख रहा है, और लास्ट में आपने लिख दिया, अतः यहाँ पे लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। और यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था कि बायां पक्ष में जो चीज़ें दी हुई है वो दाएं पक्ष में जो चीज़ें दी गई है उसके बराबर है। अतः आप क्या कह सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो ए का वर्ग, लास्ट में आप बिल्कुल इस तरह से आप लिख सकते हो, देखो सिस्टमेटिक में बता दिया, ये हो जाएगा क्या, ए का वर्ग धन, ये हो जाएगा सी का वर्ग बटे बी का वर्ग धन डी का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा ए सी बटे किसके, बी डी के। ये हो गया क्या, सिद्ध, प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मैंने यहाँ बताया। जिसको भी आपको इसको समझना है ना, कहीं पे अगर डाउट है तो आप वीडियो पॉज करके उसको जरूर देख लेना, सॉल्व कर लेना, है ना, और पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। संख्याएँ 10, 18, 22 और 38 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएँ समानुपाती हो जाए। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी की स्क्रीन में। देखो संख्याएँ 10, 18, 22 और 38 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक, अब देखो समानुपाती होने के लिए हम लोग ये समझते हैं, ये जो है अनुपात और समानुपात वाले पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो दो हमारे पास क्वेश्चन मिले थे समांतर श्रेणी के। समांतर श्रेणी के बाद हमको ये प्रश्न जो मिला समानुपात का, एक प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है वो भी क्या है, समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, बुक में एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा भी आपके बुक में, जहाँ पे ए का वर्ग ऋण सी का वर्ग लिखा होगा और बी का वर्ग ऋण डी का वर्ग लिखा होगा। उदाहरण का ये सवाल है और यहाँ पे ऋण कर देगा ना, और सब चीज़ सेम है, सेम आपको यही सिद्ध करने बोला है, तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ धन की जगह ऋण भी कर देगा ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर जो है सेम तरीके से बनेगा। क्लियर, तो बोर्ड के लिए आप बिल्कुल तैयार रहोगे इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं कि माना इस सभी में एक कोई भी संख्या जोड़ दो। ठीक है, तो माना 10, 18, 22 व 38 में कोई संख्या जोड़ते हैं। जैसे माना हम लोग क्या जोड़ दिए, x जोड़ने पर वह समानुपाती हो जाते हैं। क्लियर, समझ आया। अब ऐसा अगर है तो समानुपाती हो जाता है बोल रहे हैं, सब में जोड़ देते हैं। चलो भाई, मतलब क्या होगा, अगर समानुपाती मतलब समान अनुपात हो जाएगा तो किसका किसका, 10 में अगर मैं x जोड़ देता हूँ उसका अनुपात अगर मैं निकालता हूँ, 18 में x जोड़ देता हूँ उसके अनुपात के साथ, तो वो क्या होगा, समानुपात हो जाता है। समानुपात तो इन दोनों का अनुपात जो है ये क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। किसके, बाकी दो संख्या कौन कौन सा है, 22। तो 22 में से भी x जोड़ देते हैं और 38 में से भी x जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। यही बोलता है समानुपात हो जाता है। तो ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। डाल देते हैं, देखो ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं बेटा। देखो यहाँ सभी समझो, ये हो जाएगा 10 धन x बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 धन x। ठीक है, यहाँ पे समानुपात ये बराबर हो जाएगा किसका, 22 धन x बटे ये क्या हो जाएगा, 38 धन x के। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी देखो
आपके पास जो चीज़ें दिख रही है, अब इसको हल करना है, कुल मिला के आपको आंसर क्या निकालना है, एक्स, क्योंकि वही आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, तो हम लोगों ने बोल दिया एक्स जोड़ा जाए, एक्स का मान निकालो। तो इसको तिरिया गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक। तिरिया गुणा करते हैं, तो देखो तिरिया गुणा ध्यान से कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, तिरिया गुणा करने के लिए हमेशा कोष्टक यूज करता हूँ भाई। जो भी चीज़ दिया उसको कोष्टक में डाल दो, इससे क्या होता है, धन और ऋण का गड़बड़ी नहीं होता। फिलहाल तो यहाँ धन और धन ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा कितना, 18 धन एक्स, और ये हो जाएगा कितना, 22 धन एक्स, इन दोनों का गुणा करते हैं सावधानी से। देखो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा पहले 38 के साथ करेंगे, फिर एक्स के साथ, तो 10 गुणा 38 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380। फिर 10 का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो धन हो जाएगा 10 एक्स। फिर एक्स का गुणा 38 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 38 एक्स। फिर एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स का वर्ग, ठीक, बराबर। इधर दाएं पक्ष में वही काम करो, 18 का गुणा किससे कर दो, 22 से, तो कितना हो जाएगा, 396 हो गया, ठीक। अब 18 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, 18x, क्लियर। आगे और देखें, अब x की बारी आती है, x का गुणा 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, धन 22x, और x का गुणा अगर x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग, ठीक। यहाँ तक समझ आया, सभी लोगों को ध्यान से करना है, गुणा अच्छे से सावधानी से करना है। यहाँ पे भी आप देखो x का वर्ग, यहाँ पे भी देखो आपका x का वर्ग, अगर बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों चीज़ें समान है और चिन्ह भी समान है तो आप कटा सकते हो, बिल्कुल हर बार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक। तो धन x का वर्ग, धन x का वर्ग उधर भी था, दोनों कट गया। अब हमारे पास जो चीज़ें बची उसको देखते हैं। तो ये जो है बाएं पक्ष में देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 380 धन 10x में से 38x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x, बराबर। इधर देखेंगे 396 आ रहा है, कितना आ रहा है, 396, सॉरी, देखते हैं और आगे। तो 396 हो गया, धन 18x और कितना जोड़ देंगे, 22x, तो 18 और 22 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, क्लियर। अब देखो x वालों को एक तरफ ले आओ, तो इधर क्या था, 48x, और इधर जो 40x था इधर पक्षांतर कर दिया तो ऋण 40x, और संख्या को एक तरफ ले जाओ तो ये 396 इधर था, ये 380 उधर पक्षांतर हो गया तो माइनस 380 हो गया, ठीक। आगे हल करें तो 48x में से 40x घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8x, 8x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 396 में से 380 करेंगे कितना आ जाएगा, 16, क्लियर। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/8, ठीक। तो 16/8 अगर हम लोग कर लिए तो x का मान यहाँ निकल जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आंसर x का कितना आया, x का मान कितना आया, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, देखो x बराबर आगे, x बराबर कितना आया, 2 आया। इस प्रकार हमको ये समझ आया कि अगर हम लोग इस जो हमारे पास ये संख्याएं दी हुई है, अगर उसमें हम लोग x जोड़ते हैं, मतलब 2 को अगर जोड़ देते हैं तो ये जो संख्या जितनी भी संख्या दी हुई है वो समान अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, चलो सभी समझ आया क्या करना था। तो आखिरी में आपको क्या लिखना है, देखो लास्ट में आपको लिखना है उत्तर कि अतः 2 जोड़ने पर, अतः सभी संख्याओं में 2 जोड़ने पर, क्या लिखोगे, समझ आ रहा है, संख्याओं में 2 जोड़ने पर वे समानुपाती हो जाएंगी। क्लियर हुआ, चलो यहाँ तक समझ आया सभी लोगों को। अच्छा, हमारे पास जो संख्याएं थी, देखो मैं समान अनुपात कैसे होता है वो भी बता देता हूँ जल्दी से। देखो यहाँ पे आपको ये नहीं बनाना है बिल्कुल, अगर आपको इतना ही प्रश्न दिया तो उतना ही बनाना है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जांच करके बता रहा हूँ, जांच उत्तर की जांच करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जाँच बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ जाँच करने नहीं बोला, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमारे पास संख्या क्या था, 10, 10 में से अगर मैं जोड़ देता हूँ 2, ठीक है, और दूसरा संख्या क्या था 18, 18 में से क्या जोड़ देते हैं 2, तो ये जो है इसका अनुपात जो है बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास तीसरा संख्या था क्या 22, 22 में से 2 जोड़ देते हैं और 38 में से कितना जोड़ देते हैं 2 जोड़ देते हैं, तो ये बराबर होगा। यही तो हमको करना था। अगर देखते हैं चेक करके बराबर आता है कि नहीं, तो 10 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 20, इधर जोड़ देते हैं ये हो जाएगा 24, 24 बटे कितना हो जाएगा 40। इसको कटा सकते हैं क्या हम लोग, कटा सकते हैं 2 से, ठीक है। अगर हम लोग 2 से कटाएं या 4 से भी कटा सकते हैं क्या, 4 से सीधा कटा दो, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, कितना आया 3/5। ये आपके पास इधर आया बाएं पक्ष में कितना है 3/5। इधर भी कटा सकते हैं इसको, देखो इसको हम लोग कटा सकते हैं किससे, इसको हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं
8 से कट जाएगा क्या, 8 तिया 24, 8 पंचे 40। आप देखोगे जब इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो 3/5, 3/5 इधर भी आया। इस तरह से आप इसका जांच भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जांच करने नहीं बोला था, मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हल करके इसका वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही बनाया है, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आ गया देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन पे आ गए। इस सीरीज में चलते हुए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे दिया है, वाह्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमको निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है। ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है। आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझने का कोशिश करना। इसको मैं पूरा जो प्रोसेस है कैसे हम लोग हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको 2 बिंदु दिया है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। 2 बिंदु जो दिया हुआ है वो क्या है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है जिससे क्या है, ये समदूरस्थ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो माना 2 बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी। हल करें हम लोग, देखो चलो हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से इसको देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले हल, माना हमारे पास 2 बिंदु, ठीक है, माना वाई अक्ष पर कोई बिंदु। सबसे पहली बात तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु बोल रहे हैं ना, तो वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पर बिंदु क्या है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु P है। और वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहता है ना, तो x का मान वहां क्या होता है, x का मान होता है क्या बच्चों, 0। x का मान 0 होगा, लेकिन y पर कुछ मान होगा। y पर कितना मान होगा नहीं पता हमको, y का मान कितना होगा भाई, कहाँ पर है y अक्ष में तो नहीं पता ना, 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है कि 5 पे। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, माना y अक्ष पर कोई बिंदु जो है P है जिसका निर्देशांक क्या है, 0 और y है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखें, और 2 और बिंदु दिया हुआ है, तो 2 बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या बिंदु दिया है, ठीक है, तथा एक बिंदु हमारे पास है ए। ठीक है, ए बिंदु हमारे पास 2 बिंदु दिए हैं, तो एक बिंदु को ए बोल दिया। ए का मान कितना है, 5, ऋण 2, इसका निर्देशांक दिया है। और एक और बिंदु हमारे पास बी मान लेते हैं जिसका मान क्या है, 3 और 4 है। यहाँ पे इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि वाई, आपको क्या ज्ञात करना है कि वो जो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु मान लो स्थित है, वाई अक्ष पर जो बिंदु है उस पर उसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जबकि वो क्या है, ये 2 बिंदु जो दिया हुआ है ए और बी, इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए ध्यान समझो और डायग्राम को भी देखो। मान लो एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का मान क्या है, ए है, इस बिंदु का मान क्या है, ये है बी। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। ए का मान क्या दिया है, 5, ऋण 2 दिया है, और बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है कितना, 3 और 4 दिया है। ठीक, अब इससे कुछ दूरी पर मतलब दोनों की दूरी समान है, और उस दूरी पर क्या है, कोई बिंदु, एक और अन्य बिंदु है जो है क्या है, मान लो P। यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया, ठीक है, उसका निर्देशांक क्या है, क्योंकि y अक्ष पे इसलिए है 0 और y। ठीक है, y अक्ष पे कोई भी चीज अगर है, कोई भी बिंदु है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, 0 और y ही होगा। ठीक, अब प्रश्न में क्या कहता है कि जो P जो बिंदु है ना, उसकी दूरी जो है A से और बी से, दोनों से क्या है, इनकी दूरी जो है समान है। ध्यान रखना, ये दोनों दूरी समान है, ये दूरी जो है इसके बराबर है, पी ए और पी बी बराबर है। सवाल में तो ये कहता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखो क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार सीधा देखो, प्रश्नानुसार हमको क्या काम करना है, यहाँ पे हल करते हुए जाना है। तो प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे कि दोनों, ये जो बिंदु पी है, बिंदु P हम लोगों ने लिया ना, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये तीसरा बिंदु था मान लो, जो क्या है, इन दोनों से समदूरस्थ है। तो ये बिंदु P जो है क्या है, समदूरस्थ है। मतलब प्रश्नानुसार PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। PA की दूरी और PB की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ आया यहाँ तक। अब यहाँ पे दूरी का सूत्र निकालना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो दूरी का सूत्र होता है बहुत ही आसान है। दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, PA का मान, PA और PB का मान निकालना है। तो दूरी का सूत्र, चूंकि यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो मैं लिख देता हूँ। सूत्र किसका सूत्र लगेगा, तो दूरी का। तो दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान से, अगर 2 बिंदु दिया है आपको, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या होगा, वर्गमूल, ये होता है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, 2 बिंदु दिया है, ठीक,
समझ रहे हो बात को। मान लो ए और बी आपके पास दो बिंदु दिया है, ध्यान से समझना, इसको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं बिल्कुल भाई। यहाँ पे ए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है x1 y1 है, और यहाँ पे बी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है x2 y2 है। तो आप आसानी से इन दोनों के बीच की दूरी ये निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी ए बी, इस सूत्र की सहायता से। तो ये दूरी का सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है। ये बात क्लियर हुआ क्या? ठीक। अब देखो प्रश्नानुसार ये दूरी का सूत्र आपको यहाँ यूज करना है, उपयोग करना है, और हमको क्योंकि पी ए और पी बी बराबर दिया है तो पी ए की दूरी जो होगी वो पी बी की दूरी के बराबर होगी। तो पी ए, पहले इन दोनों बिंदु को देखो, पी और ए को बस ध्यान देना, हाँ पी बी को अभी मत देखना, पी ए बस को ध्यान दो। तो यहाँ दूरी का सूत्र लगाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ दूरी का सूत्र लगेगा, मतलब पक्का है यहाँ पे वर्गमूल लगेगा करनी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको x1 कहता हूँ 0 को, तो इसको x2 कहूँगा, या अगर इसको x1 कहते हैं तो इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, y1 कहेंगे, तो इसको y2 कहेंगे। तो ऐसा आप किसी को भी ले सकते हो, x1 x2 y1 y2, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो। लेकिन जिसको अगर आपने 1 ले लिया तो 1 लेना। जैसे यहाँ पे अगर इसको x1 ले लिया तो इसको y1 ही लूंगा, और इसको अगर x2 ले लिया तो इसको y2 ही लूंगा। ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है आपको सूत्र। ठीक है। सूत्र एक बार बस लिख दो, क्योंकि दोनों में x2 x1 y2 y1 ऐसा लिखेंगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा मान रखना है। देखो, तो इसमें से x2 - x1 होता है, तो 5 ऋण 0 कैसे लिखेंगे इसको? देखो 5, पी ए का मान निकालो ना, तो पी ए बस को देखो, 5 ऋण 0 पूरे का वर्ग धन y2 - y1। y2 का मान कितना है? y2 का मान ऋण 2, और y1 का मान कितना y। तो कैसे लिखेंगे? देखो y2 - y1 मतलब ऋण 2 ऋण y पूरे का वर्ग। बात समझ आया? ये बराबर होगा किसके? पीबी के। अब पीबी का भी मान डाल दो भाई, पीबी को अब कॉन्सेंट्रेट करो किस पे? पीबी पे। ये जो मैं लाइन बताया हूँ समझाने के लिए, ठीक है, ये सूत्र समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। आप जब इसका आंसर बनाओगे, अच्छे से लिखोगे, तो ये बस आपका यूज कर सकते हो, ये वाले डायग्राम को। ठीक है। अब पीबी अगर देखें तो पीबी का सूत्र लगाओगे, यहाँ पे x1 ले लिया मैंने 0, y1 ले लिया क्या? y, x2 ले लिया 3, और y2 ले लिया क्या? 4। तो यहाँ पे भी सूत्र लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो 3 ऋण 0 कैसे लिखूंगा इसको? देखो ये हो जाएगा 3 ऋण 0 पूरे का वर्ग धन y2 - y1, तो 4 ऋण y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 ऋण y पूरे का वर्ग। ठीक। अब देखो, दोनों पक्षों में अगर वर्गमूल लगा है तो आप वर्गमूल को कैंसिल कर सकते हो वर्गमूल हटाने पर। दोनों पक्षों में अगर लगा है तो, या ये भी कह सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करो, वर्ग जैसे ही करोगे वर्गमूल हट जाएगा, सिंपल। तो दोनों पक्षों से हम क्या कर देते हैं? वर्गमूल को हटा देते हैं। अब आगे का काम हमारा बस इतना ही हल करना है। ध्यान से देखो कैसे हल करते हैं। तो वर्गमूल हट जाएगा, क्यों हटेगा समझ आया सभी लोगों को? तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? देखो वर्गमूल हटने के बाद ये मिल जाएगा क्या? 5 ऋण 0 तो 5 ही होगा ना, तो 5 का वर्ग धन ये क्या होगा? एक काम करते हैं, इसमें दोनों में ऋण था, ऋण को बाहर निकाल देता हूँ, और ऐसा लिखता हूँ मैं, ऋण को बाहर निकालने के बाद छोटे कोष्टक में 2 धन y, और क्योंकि ये पूरे का वर्ग था तो ऐसा लिख दिया मैंने। कोई गलत है क्या? समझ आया? ठीक। आगे इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा? बराबर ये 3 का वर्ग हो जाएगा, कितना, किसका वर्ग हो जाएगा? 3 का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4 ऋण y पूरे का वर्ग। आगे इसको हल करते हैं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? देखो बच्चों ये हो जाएगा 25 धन, यहाँ पे देखो ऋण का अगर वर्ग करोगे तो धन हो जाएगा, तो ऋण का काम खत्म हो गया। यहीं पे ये हो जाएगा ऐसा 2 धन y पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ पे देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 धन, ये क्या हो जाएगा? 4 ऋण y पूरे का वर्ग। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब आगे देखो ये हो जाएगा 25 धन, इसमें सूत्र लगा दो, 2 का वर्ग, a का वर्ग, a धन b पूरे का वर्ग होगा ना, a धन b पूरे का वर्ग, तो क्या लगा दोगे? a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग धन b का वर्ग y का वर्ग धन 2ab, 2a और b। ठीक, बराबर वही काम यहाँ पे भी करो, इधर भी। तो a धन b पूरे का सूत्र लगाए, a धन b पूरे का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक। आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 9। ठीक, 9। फिर क्या था? धन, यहाँ पे a ऋण b पूरे का वर्ग लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? a ऋण b पूरे का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग, a का वर्ग कितना है? 4 का वर्ग कर दिया धन, b का वर्ग क्या है? y का वर्ग कर दिया ऋण, 2ab होता है तो 2 गुणा 4 गुणा क्या हो जाएगा? y, 2ab। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अब इसको अच्छे से हल कर दो आप। ये हो जाएगा 25 धन, ये हो जाएगा कितना? 4 धन y का वर्ग धन 2 दूनी 4y, कितना हो जाएगा? 4y बराबर ये क्या हो जाएगा? 9 धन 16 धन y का वर्ग ऋण 4 दूनी 8y। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे भी y का वर्ग, यहाँ पे भी y का वर्ग कट गया सीधा। आपके पास क्या आया? तो 25 धन 4 कितना हो गया? ये हो गया 29 धन कितना हो गया? 4y। इधर क्या हो जाएगा? 9 धन 16 कितना हो जाएगा? 25, 16 और 9 कितना होता है? 25 ऋण 8
वाई। क्लियर। अब 8y को इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 4y धन 8y बराबर ये क्या हो जाएगा 25 और इधर ऋण 29। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब 8 और 4 कितना होता है 12y बराबर कितना हो जाएगा, इधर मान देखो ऋण हो जाएगा ऋण 4। ठीक। अब यहाँ y का मान आप निकाल सकते हो, कितना आया 12y बराबर ऋण 4 आया, तो आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ऋण 4 बटे ये हो जाएगा 12। इसको कटा सकते हो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आपके पास y का मान आएगा कितना आएगा, y का मान जो होगा ऋण 1 बटे कितना हो जाएगा 3। इस तरह से y का निर्देशांक आपको निकल जाएगा। मतलब अब आपको पता चल गया कि ये जो बिंदु P जो हम लोगों ने लिया था, जो क्या था A और B से समदूरस्थ था, समान दूरी पे था, उसका निर्देशांक 0 और y था, मतलब 0 और ऋण 1/3 इसका निर्देशांक होगा। ठीक है। अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, लास्ट में लिखना। अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, ये हो जाएगा 0 और ऋण 1/3। क्लियर हुआ। तो यही आपका आंसर है। यहाँ तक बात समझ आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास क्या 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो चलो जल्दी से। ठीक है। तो थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हुआ, लेकिन सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा है यहाँ। तो मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझाऊं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इसको बना सको, इन सभी सवाल को। तो इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं हमेशा और आखिरी तक, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहूँगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी। ध्यान रखना, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का प्रवणता हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग हल करें, देखो तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का हमको क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता क्या होता है, ढाल या प्रवणता, जिसको स्लोप भी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, वो हमको निकालना है। ठीक है। तो कौन सा बिंदु, देखो मूल बिंदु से होकर जा रहा है और वह कहाँ से भी गुजर रहा है, 2, 3 बिंदु 2, 3 से भी गुजर रहा है। ठीक है। तो दी गई सरल रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे लिख लो सरल रेखा मूल बिंदु किसको लेते हैं, सभी को पता है क्या, मूल बिंदु 0, 0 लेते हैं। मूल बिंदु क्या है 0, 0 तथा किससे होकर गुजर रही है, तथा 2, 3 से होकर जाती है या गुजरती है, ऐसा लिख लो। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब देखो अगर आपके पास 2 बिंदु मिल गया, मूल बिंदु भी मिल गया और 2, 3 मिल गया, तो यहाँ पे आप दो बिंदु आपके पास मिल गए, एक तो मूल बिंदु मिला और एक बिंदु क्या है 2, 3 मिला। तो इनको आप ले लो, मूल बिंदु को क्या ले लेते हैं, मान लो x1, तो इसको ले लिया, मूल बिंदु हम लोग ले लिए, ऐसा लिख दो। चलो मूल बिंदु को हम लोग मान लेते हैं क्या, O। मूल बिंदु क्या है O, और इसका निर्देशांक क्या है 0, 0। और हमारे पास जो दूसरा बिंदु है, ठीक है, अन्य बिंदु, एक और बिंदु है, अन्य बिंदु या सेकंड जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, मान लो A। तो इसका निर्देशांक कितना दिया है, 2 और 3 दिया है। ठीक। अब इससे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप बता सकते हो कि x1 y1 क्या है। तो देखो इसको x1, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। तो यहाँ x1 बराबर 0, y1 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, और x2 बराबर क्या हो जाएगा 2, और y2 बराबर क्या हो जाएगा 3। बात समझ आया सभी लोगों को। तो इस तरह से आपको काम करना होता है। मूल बिंदु भी दिया है और एक और अन्य बिंदु दिया है। अब ये दोनों बिंदु की सहायता से आप क्या करो, रेखा की प्रवणता जो है आसानी से ज्ञात कर लो। ठीक है। तो रेखा की प्रवणता अगर हमें ज्ञात करना है तो ठीक, तो मूल बिंदु और अगर हम लोग को क्या दिया है, एक और अन्य बिंदु, तो हम रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, सबसे पहली बात और जरूरी बात तो यही है कि रेखा की प्रवणता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो रेखा की प्रवणता का जो सूत्र होता है, लिख लेना, रेखा की प्रवणता, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप, और दर्शाते किससे हैं, m से। तो रेखा की प्रवणता m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि कोई भी रेखा जो है 2 बिंदु से मिलकर तो बना ही होता है ना। तो 2 बिंदु का निर्देशांक जो है x1 y1 और x2 y2 ऐसा लेकर के आप आसानी से प्रवणता ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ आपके पास सब मान है, तो रेखा की प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, y2 कितना है 3 माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन x2 क्या है x2 2 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ रेखा की प्रवणता आ जाएगा m बराबर 3/2।
2। ठीक है, तो ये था बहुत आसान सा सवाल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण सवाल। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, यही बस नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के सवाल आते ही हैं। अतः आप लास्ट में जरूर लिख देना कि रेखा की जो प्रवणता होगी, रेखा की प्रवणता वो कितनी होगी, जरूर लिख दो। रेखा की प्रवणता m बराबर कितना ले लेंगे, m बराबर हो जाएगा 3/2 होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक, तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद देखो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से आप सभी पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, लेकिन अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको, ये आपके अध्याय नंबर जो है आलेख नामक पाठ है जो अध्याय 7 है उससे लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत आसान सा आपको क्या करना है, एक ग्राफ बस बनाना है, बहुत सिंपल सा। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। इस सारणी में बताया गया है किस तरह से वो प्याज का जो है खपत करता है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है आपको। बस सिंपल सा एक आलेख बनाना है। कैसा आलेख बनेगा वो देखते हैं। तो आपको सप्ताह दे दिया, 2 कॉलम दिख रहा होगा आपको, 2 रो दिख रहा होगा, 2 पंक्ति सप्ताह का दिया है और प्याज की मात्रा का दिया है। तो यहाँ पे सप्ताह दिया है, पहले सप्ताह में कितना किलोग्राम प्याज लगता है उसको। ठीक है, तो 5 सप्ताह तक जितना, पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, मतलब 2 सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4 किलोग्राम और 5वें सप्ताह में 5 किलोग्राम प्याज जो है उसको लगता है। आपको क्या करना है, सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है, बस कुछ भी नहीं करना है, आलेख बनाना है आपको। तो आलेख बनाने के लिए एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ये जो सवाल है आप कैसे बनाओगे देखते हैं, हल करते हैं। आलेख कैसे बनाना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो सप्ताह दिया और प्याज की मात्रा जो दिया है उसको आप यहाँ पे एक को क्या ले लो, एक्स अक्ष पे ले लो और दूसरे को वाई अक्ष पे ले लो। प्याज की मात्रा और सप्ताह दिया है तो ठीक है, सप्ताह को आपने क्या ले लिया, सपोज एक्स अक्ष पे ले लिया और प्याज की मात्रा जो दिया है उसको वाई अक्ष पे ले लिया। तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक्स अक्ष के अनुदिश सबसे पहले माना, हम लोग मान रहे हैं इसको, आप एक्स अक्ष किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स अक्ष में हम क्या लेते हैं, मान लो एक्स अक्ष में हम लेते हैं सप्ताह को। एक्स अक्ष में क्या लेंगे, सप्ताह। और वाई अक्ष में हम लोग क्या ले लेंगे, वाई अक्ष में, क्योंकि हम आलेख बनाना चाहते हैं तो आलेख यहाँ पे एक्स अक्ष के बीच और वाई अक्ष के बीच बनेगा। ठीक है, तो वाई अक्ष को हम लोग क्या ले लेते हैं, प्याज की मात्रा, प्याज की मात्रा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करता हूं मैं। ठीक, यहां तक समझ आया। अब इसके लिए आपको ग्राफ का जरूरत होता है। अगर आप ग्राफ पेपर में बना पाते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया गया है या नहीं है इनकेस बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, स्केल के हेल्प से बिल्कुल आसानी से अच्छे से आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक इस तरह का स्केल लेके। ठीक है, आप जो है ग्राफ बनाओगे, ध्यान से देखो। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे, एक्स अक्ष और जो है वाई अक्ष दोनों पे हम लोग लेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर लो, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ले लो। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 मिनट रुको, स्क्रीन पे पूरा आपको दिखाई देगा, हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। ठीक, ये देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में आप क्या कर लो, सबसे पहले एक इस तरह से ग्राफ पेपर है अगर आपके पास तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात। यहाँ पे आपने ले लिया एक अक्ष और ये ले लिया क्या, वाई अक्ष। ठीक है, एक एक्स अक्ष में जो है एक्स ये, और इधर क्या लेंगे, एक्स डैश, ये ले लेते हैं वाई और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। यहाँ तक क्लियर, समझ आया। अगर ग्राफ पेपर में बना रहे हो तो यहाँ पैमाना लेना भी जरूरी है। पैमाना हम लोग क्या लिए यहाँ पे बता देना है सभी को अच्छे से। देखो यहाँ पे पैमाना लिख देना लास्ट में, ये जो ग्राफ बनाते हो उसके राइट कॉर्नर पे आप पैमाना लिखा करो हमेशा। पैमाना आपने कितना लिया वो बताना जरूरी है। ठीक है, तो पैमाना आपने एक्स अक्ष में कितना लिया है और वाई अक्ष में कितना लिया है उसको जरूर लिखा करो, कुछ इस तरह से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष में आपने अगर लिया एक खंड बराबर कितना लिया, एक खंड या एक डिब्बा बराबर क्या लिया, 1 इकाई लिया, तो आप लिख दो 1 इकाई। ठीक है, अगर 10 इकाई लिए हो तो 10 इकाई, 5 इकाई लिए तो 5 इकाई। वैसे वाई खंड पे क्या लिया, वाई अक्ष में 1 खंड बराबर आपने क्या लिया, 1 इकाई लिया, तो इसको भी इसी तरह से आप जो है दर्शा सकते हो। ठीक, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में आपने क्या लिया, पैमाना लिया 1 इकाई का, 1 खंड बराबर 1 इकाई। मान लेते हैं ये 1 खंड है, ये 1 खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड,
ठीक है, समान दूरी पे लेना 3 खंड, ये हो जाएगा 4 खंड, ये हो जाएगा 5 खंड, ये हो जाएगा 6 खंड। 6 खंड तक हमने ले लिया, 1 2 3, ये 3 है, ठीक है, ये बड़ा कर देता हूँ, चलो इसको ऐसा, ठीक, ये है क्या 4, ये है 5 और ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ क्योंकि हमको क्या दिया है, ये हम एक अक्ष पे क्या ले रहे हैं, सप्ताह को ले रहे हैं, तो सप्ताह लिख देना बिल्कुल, ये है सप्ताह, इस तरह से, ठीक है। इधर हम लोग एक अक्ष पे क्या ले रहे हैं, सप्ताह को ले रहे हैं, तो सप्ताह लिख दो, ठीक। अब इधर क्या ले रहे हैं हम लोग, प्याज की मात्रा जो है, प्याज की मात्रा किधर ले रहे हैं, वाई अक्ष पे ले रहे हैं ना, तो प्याज की मात्रा कैसे लिखेंगे, देखो अच्छे से इसको आप लिख सकते हो, प्याज की मात्रा कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा प्याज की मात्रा। प्याज की मात्रा किस में लेना है, वैसे भी हमको किलोग्राम में ना, तो किलोग्राम में दिया है क्वेश्चन में, तो किलोग्राम लिख दो भाई, किलोग्राम, ठीक है, यहाँ। और ये किधर है, प्याज की मात्रा जो आप ले रहे हो किधर ले रहे हो, वाई अक्ष पे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ले लिया इधर प्याज की मात्रा को, ठीक। अब प्याज की मात्रा कहाँ तक है, देखो आपको प्याज की मात्रा किलोग्राम में 5 तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 5 ले सकते हो, ठीक। एक आध एक्स्ट्रा भी ले लोगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 खंड बराबर 1 इकाई ले लिए, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 6, तो 6 5 4 3 2 और ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो ध्यान से, पहले सप्ताह में प्याज का कितना खपत हुआ है, प्याज पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तो दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, ये हो जाएगा इस तरह से 2 और 2। तीसरे सप्ताह में आप जाओगे तो 3 और 3 के सामने जाना, देखते जाना आप ऐसे, 3 में भी ऊपर गए और इधर भी 3 में ऊपर आ गए, इधर 3 में भी, इधर 3 में भी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, 3 में आ गए। अगर 4 में गए तो 4 में भी देखो आप, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गया, तो थोड़ा सा देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, चलो क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे पहले सप्ताह में क्या बोला था, पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम तो लिया, 1 और 1, तो 1 और 1 लिया, पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4 किलोग्राम, इस तरह से आपको लेते जाना है। और 5वें सप्ताह में कहा जाएगा, 5वें सप्ताह में 5 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको 5 के लिए भी लेना है। 5वें सप्ताह में क्या होता है, 5 किलोग्राम का खपत करता है, तो 5 इधर से देखो 5 और इधर से भी 5 गए, यहाँ पे आ गया। ये लगभग में मान देखो ग्राफ पेपर में एकदम एग्जैक्ट आएगा आपका, ठीक। अगर ऐसे बना रहे हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये बता देना है, ये जो है 1 1 है, ये क्या है 2 2 है, ये 3 3 4 4 5 5। तो अब जब आप इसको क्या करोगे, एक रेखा खींचोगे तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा रेखा आएगा, इस तरह से बनेगा। ध्यान से अपने देखना, अब देखोगे तो क्या पता चलेगा आपको, यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से, आपको एक सरल रेखा मिलने वाला है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा और इतना ही करना है। यही ग्राफ है जिसको आलेख कह रहे हैं, है ना। और एक अक्ष में क्या लिया, वाई अक्ष में क्या लिया, पूरा पैमाना आपने डाल दिया, बहुत अच्छे से ये आलेख प्राप्त हुआ। तो यही अभिष्ट आलेख है, ध्यान रखना, जो आपको इसके हिसाब से दिया हुआ है। अब आपको उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक। तो ये जो पूरा सवाल हम लोगों ने आज देखा, ये 7 सवाल जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सभी सवाल अच्छे से देखो, अपने सारे फ्रेंड तक शेयर करो, जिनको भी इनका ज़रूरत है, सब लोगों तक आप शेयर करो। और ये 7 के 7 सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अच्छे से बनाओ, अच्छे से समझ लो सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, जब हम लोग बात करेंगे। तो देखो आगे भी हम लोग देखते रहेंगे, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्लियर। तो सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी क्या करना है आपको, अपने जो सोशल मीडिया है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सब जगह शेयर करो। हमारे चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ, जिससे मैं क्या करूँ, आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर जो है यहाँ पे काम कर सकूँ, अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये काम आप जरूर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आपको क्या करना है समझ आ गया होगा, ठीक। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अभी जो है हमारे चैनल में साइंस के भी और इंग्लिश के भी इस तरह के और भी वीडियो आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखे रहो हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ओके।